हे राइज एंड शाइन, कैसी है बच्चा पार्टी। आई एम बैक विद द पार्ट 4 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ। हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, किन किन स्टेजेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट है वो एस्टेट जनरल की असेंबली से बाहर चला जाता है प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो क्या चाहता है कि 1 वोट फॉर 1 इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि 20 जून को जो थर्ड एस्टेट होता है वो टेनिस कोर्ट, फ्रांस में वर्साइल में एक टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे आता है। वहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपने आप को क्या घोषित करते हैं, नेशनल असेंबली। ये थर्ड एस्टेट के लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और कसम खाते हैं कि तब तक हम नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते जो मोनार्क की पावर को लिमिट करे, मोनार्क को एक लिमिटेशंस में रखे। तब तक वो लोग अपने रेवोल्यूशन से बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो 20 जून को नेशनल असेंबली बनती है और वो कसम खाती है कि वो फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन देगी जो मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा। अब ये जो नेशनल असेंबली है ये किसके थ्रू लीड करी गई है, इसको लीडरशिप दी थी दो बंदों ने, जिसमें पहले आते हैं मिराबियू। ये एक नोबल थे। ये अपना एक जर्नल पब्लिश क्या करते थे और इन्होंने वर्साइल्स में काफ़ी स्पीच भी दी थी। दूसरे बंदे आते हैं एबिसियस। ये एक प्रिस्ट थे और इन्होंने एक पैम्फलेट दैट इज़ एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था व्हाट द थर्ड एस्टेट। इन्होंने इस पुस्तिका में साफ साफ बताया था कि थर्ड एस्टेट क्या है, क्या इनकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं और थर्ड एस्टेट की पूरी लाइवलीहुड कैसे चलती है, उसको बहुत बखूबी बयां किया गया है इस पुस्तिका में। अब क्या आता है कि जो नेशनल असेंबली थी अब वो अपने टास्क के लिए बिल्कुल रेडी थी, डैट इज़ वो फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए तैयार थी। बट कॉन्स्टिट्यूशन देने से पहले उसे एक फ्रांस के लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता और जिसके लिए उसे टाइम चाहिए था। सो जो नेशनल असेंबली थी अपने टास्क में बिजी थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगी थी। बट इस टाइम जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी आज भी स्ट्रगल कर रही थी। आज किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी, जिस साल नेशनल असेंबली बनी उस साल फ्रांस में बेहद ठंड पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, जिसका साफ साफ नतीजा क्या निकला था, जो लोगों की हार्वेस्ट थी वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और जो बची थी वो बहुत थोड़ी थी, जिससे कोई नीड पूरी नहीं होने वाली थी। एज अ रिज़ल्ट जो बचे हुए फूड के प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस अगेन बढ़ गए थे। अब क्या हुआ था, इस चीज़ की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, जिसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि एक शॉप के बाहर कुछ औरतें खड़ी थी, एक बेकरी शॉप के बाहर कुछ औरतें खड़ी थी। वो ब्रेड लेने का इंतज़ार कर रही थी, बट जो शॉपकीपर था वो ना जाने किसी ना किसी वजह से लेट किए जा रहा था। तो जो औरतें थीं उन लोगों में इतना गुस्सा आया और उन्होंने उस पूरी शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पूरी शॉप में तोड़फोड़ मचा दी जाए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दीज आर दैट विमेंस जो बेकरी शॉप के बाहर खड़ी थी। अब जब ये इंसिडेंट हुआ सेम टाइम क्या हुआ, जो किंग था फ्रांस का, जो लुई 16 था, उसने आर्मी की कुछ टुकड़ी को ऑर्डर दिया कि आप लोग पेरिस जाओ और वहाँ पे नज़रें रखो। क्यों किया था ऐसा, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जो सब फ्रांस में हो रहा था, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राजा ने आर्मी को इन सिटी भेजा। बट आर्मी आई और वो अपना काम करने लगी, बट आर्मी के साथ आई एक र्यूमर। वो अफवाह की थी, क्या थी वो अफवाह थी कि अब राजा जो है इस आर्मी को बहुत जल्दी ये ऑर्डर करेगा कि जो भी लोग तुम्हें सड़क पे दिखें उन्हें विदाउट एनी रीज़न शूट कर दो, जस्ट शूट दैम। तो ये जो र्यूमर थी ये फ्रांस में फुल्ली रूप से फैल चुकी थी। अब फ्रांस क्या करता, अब फ्रांस के लोग क्या करते, एज अ रिज़ल्ट अब हम आप कह सकते हैं कि इस र्यूमर की वजह से जो फ्रांस की सिटी थी वो इन द स्टेट ऑफ अलार्म, एक सतर्कता की पोजीशन में थी। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को, जहाँ से आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर बिगिन होता है कि 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म बिकॉज द र्यूमर वॉज स्प्रेड। अब आप देख सकते हैं
कि लोगों ने उस र्यूमर पे यकीन करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि जो फ्रांस रेवोल्यूशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा था, सरकार के अगेंस्ट अगर कोई कोई कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली बात है वो किसी भी र्यूमर पे बिलीव करेगा। तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए स्टेप्स लेने शुरू किए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कुछ 7,000 आदमी और औरत गैदर हुए एक हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम पीपल मिलिटिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? पीपल मिलिटिया। अब व्हाट इज पीपल मिलिटिया? पीपल मिलिटिया बच्चों वी कैन से कि आर्मी ऑफ पीपल्स। जैसे हमारी कंट्री की आर्मी होती है, ऐसे इन लोगों ने क्या किया था, लोगों की आर्मी बना ली थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? जो राजा ने आर्मी भेजी थी उससे बचाने के लिए उन्होंने खुद की एक आर्मी बना डाली। और ये सब कब हुआ? एज आई टोल्ड यू 14 जुलाई 1789 को। अब जो ये मिलिटिया के लोग थे, ये नंबर ऑफ ग्रुप्स में ब्रोक हो गए और क्या किस खोज में निकल पड़े? ये निकल पड़े हथियारों की खोज में, क्योंकि अगर ये सरकार की आर्मी से लड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इन लोगों को हथियार चाहिए होंगे। तो उसमें से एक ग्रुप ने क्या किया, बेस्टाइल प्रिजन, फ्रांस में एक जेल थी जिसका नाम था बेस्टाइल प्रिजन, उसको अटैक किया। किसकी उम्मीद में? ताकि वहाँ से उन्हें युद्ध लड़ने के कुछ हथियार मिल जाएं। और वहाँ से उन्होंने कुछ अपने कैदियों को रिलीज़ करवाया, जो कि सिर्फ 7 ही लोग थे। उन्होंने अपने कैदियों को वहाँ से रिलीज़ करवाया। आप देख सकते हैं ये वो पिक्चर है जब लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन को अटैक किया था और वहाँ से कुछ प्रिजन छुटवाए थे और कुछ हथियार वहाँ से लूटे थे। लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन को अटैक कर लिया, र्यूमर पे यकीन कर लिया। अब लोगों ने एक तरीके से पूरा विद्रोह सरकार के खिलाफ चला दिया। अब इस विद्रोह का सरकार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, दैट इज़ लुई 16 पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इस विद्रोह का इम्पैक्ट लुई 16 पे ये पड़ा था कि उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी थी। नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देने का मतलब है नेशनल असेंबली को मान्यता प्राप्त करा दी थी। मान्यता प्राप्त कराने का मतलब है नेशनल असेंबली अब लीगल डिक्लेयर हो चुकी थी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया था कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा नेशनल असेंबली के थ्रू उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के ही यूज़ करेंगे। लोगों का जो रेवोल्यूशन था अब कहीं ना कहीं उनको फल देने लगा था। अब जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक अपना जो ड्राफ्ट था 1791 में बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया था, और उस ड्राफ्ट का सबसे पहले ऑब्जेक्ट था कि वो उसका उद्देश्य था कि वो सबसे पहले लिमिट करे पावर ऑफ मोनार्क। जो तानाशाही पावर थी ना मोनार्क की, उस पर सबसे पहले शिकंजा कसे, सबसे पहले उसको लिमिट करे। सबसे बड़ा उद्देश्य यही था फ्रांस के संविधान का। अब इस पावर को लिमिट कैसे किया जाएगा? ठीक है, लोगों ने कह दिया लिमिट करनी है, सरकार ने मान लिया लिमिट कर दो, बट लिमिट करने का भी तो कोई तरीका होता है बच्चों। अब ऐसे थोड़ी आपने कह दिया और हमने मान लिया और लिमिट हो गई। नो, एक प्रॉपर वे में लिमिट की जानी चाहिए। और वो प्रॉपर वे उन्होंने क्या बनाया था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो हम पावर है गवर्नमेंट की उसको डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। फिर उन्होंने क्या किया, 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था कि जो नेशनल असेंबली है उन्होंने एक डिक्री पास की थी। उन्होंने एक आदेश पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये फ्यूडल सिस्टम है ना ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का, ये साफ साफ यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अब फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस क्या था? जो 3 एस्टेट्स थे उसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस थे, किसी को कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं थे, कोई कुछ टैक्स दे रहा था, कोई टैक्स ही नहीं दे रहा था। तो इन्होंने कहा था पहले आप सबसे पहले इसी चीज़ को बंद कीजिए, क्योंकि अब आएगी फ्रांस में इक्वालिटी। अगर थर्ड एस्टेट टैक्स दे रहा है ना तो सेकंड एंड फर्स्ट एस्टेट भी टैक्स देगा। सबसे पहली काम इन्होंने अब ये किया था। जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने 4 अगस्त 1789 को एक डिक्री पास की थी जो फ्यूडल सिस्टम जो था ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का, उसको ख़त्म कर रहा था। जो क्लर्जी थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्टेट था, उसके सारे स्पेशल राइट्स, तिथि टैक्स, ये भी अबॉलिश हो रहे थे। अब किसी इंसान को, चर्च को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनका प्रोडक्शन उनका ही था, कोई चर्च का अब उस पर कोई राइट नहीं था।
और अब जो लैंड, जो ज़मीन चर्च मंदिरों के नाम पे और बोलते हैं ना चर्चेस के नाम पे हड़प लिया करते थे, अब वो सारे लैंड सरकारी हो चुके थे, अब वो सरकारी वर्क में यूज़ आएंगे। उन लैंड को क्या कर दिया गया था, कॉन्फिस्केटेड, दैट इज सरकार के अंडर कर दिए गए थे वो सारे लैंड। ओके। अब जो नेशनल असेंबली थी उसका एक फैक्ट है कि नेशनल असेंबली एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी का मतलब है जितने भी सदस्य थे फ्रांस में उन सब ने इसमें वोट नहीं किया था, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने वोट किया था। अब जो फ्रांस थी अब वो बन चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है बच्चों जहाँ पे जो मोनार्क है उसकी पावर किसके अंडर रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दैट इज जो उस कंट्री का संविधान होगा उसके जो प्रोविजंस होंगे उसके अंडर मोनार्क की पावर होगी। और जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू होता था किससे, लोगों के राइट से, मैन एंड सिटीजन्स जो थे उनके राइट से। तो आप एक वर्ड नोटिस कीजिए, मैन एंड सिटीजन, दैट इज़ नो राइट फॉर वुमन एट ऑल, औरतों के लिए कोई राइट नहीं था। इस संविधान ने बहुत सारे राइट दिए थे फ्रांस के लोगों को, बट मैं आपको कुछ ही बताती हूँ, जैसे राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अब ये जो राइट थे इन राइट को कैसे स्थापित किया गया था, एक नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, दैट इज ये एक ऐसे राइट्स थे जो लोगों को जन्म से ही प्राप्त होंगे। आपको इन राइट्स को पाने के लिए कहीं जाना नहीं होगा, किसी पेपर पे साइन नहीं चाहिए होंगे, किसी चीज़ से लड़ना नहीं होगा, ये आपको जन्म से ही गिवन होंगे और सरकार इनको आपसे छीन भी नहीं सकती। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इनएलिएनेबल राइट्स। अब आप एक नोट करने वाली बात सुनिए, जीन पॉल थे, उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था LMU2, जिसका मतलब था फ्रेंड ऑफ पीपल, ये फ्रेंच लैंग्वेज थी जिसका मतलब था फ्रेंड ऑफ पीपल, लोगों का दोस्त, ये एक नाम से न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे, जिसमें इन्होंने लिखा था हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। ऐसा क्यों लिखा इन्होंने, ऐसा इन्होंने इस वजह से लिखा क्योंकि जो राइट था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ रिच लोगों के द्वारा बनाया गया था। जो गरीब लोग थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई बोलते ना स्टेन नहीं मिला था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमीर लोगों ने बनाया था। दैट इज़ वाई इन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको लग रहा है कि जो आप पुअर और गरीब लोग हैं आप उनको ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उनकी कंडीशन सुधार देंगे। उन्होंने कहा था ना तो कभी गरीबों की कंडीशन ऐसे सुधरी है और ना ही कभी सुधरेगी। इनकी कंडीशन सुधारने के लिए इनको प्रॉपर एक तरीके से युद्ध लड़ना पड़ता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट। आपका बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा कि फ्रांस ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इसे भी अबोलिश कर दिया और रिपब्लिक घोषित किया खुद को। अब सिंपल सा इशू यहाँ पे ये आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी कुछ खामियाँ थी, इसमें भी कुछ कमियाँ थी। इतने बड़े रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस को स्टेटस मिला था उसमें भी कमियाँ थी। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके राइज एंड शाइन, बाय, टेक केयर, वी विल सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक।